हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। फिजिक्स स्पेसिमेन पर मैं बात करूंगी। 2023 सीबीएसई का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, उस पेपर को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कहाँ पर सोल्यूशन है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि गूगल पर जाइए, ठीक, और IQ क्लासेस टाइप करिए। IQ क्लासेस की वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपको 12th की नूतन की बुक, ML अग्रवाल इन मैथ्स, केमिस्ट्री, इन सब के बुक सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक, विद नोट्स एंड विद प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। ओके, तो फिलहाल हम लोग स्पेसिमेन पर जाएंगे। तो स्पेसिमेन 2023 यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व है। ये 12 CBSE है, और 12 CBSE में यहाँ पर देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं विद वीडियोस। ओके, यूट्यूब पे इनकी वीडियोस भी अवेलेबल है। आप IQ क्लासेस टाइप करिए, आपको उसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज हम लोग फिजिक्स पर जाएंगे। यहाँ पर फिजिक्स CBSE का पेपर पूरा हमने कंप्लीट सॉल्व किया है, पूरा पेपर सॉल्व है। तो इस पेपर को आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से सोल्यूशन आपको करना है, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना वीडियो। तो बच्चों, ये जो CBSE पेपर है ये मैक्सिमम 70 मार्क्स का है। टाइम अलॉट 3 आवर्स है, और टोटल 35 क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं आपको, ठीक है, जिसमें आपका सेक्शन A, B, C, D और E, ठीक। तो चलिए सेक्शन A से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन A में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग। तो आपको करेक्ट रिलेशन देखना है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो चार्जेस आपको दे रखे हैं, ठीक है, इसमें दो चार्जेस दे रखे हैं, एक आपका Q1 है, दूसरा Q2 है। अगर Q1 और Q2 देखें तो वो एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्शन का मतलब है कि इन दोनों की जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट पोलैरिटी है, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऑपोजिट पोलैरिटी होने की वजह से इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब है कि इनकी जो मल्टीप्लाई करके इनकी जो वैल्यू आनी है वो लेस देन 0 आएगी। पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्रेटर देन 0 चला जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू है मतलब इनका जो आंसर है वो नेगेटिव है, तो वो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट सेम डिस्टेंस ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। अब जब भी हम एक डाइपोल बनाते हैं -q और +q, और उस पे जो इक्वेटोरियल लाइन खींचते हैं, मतलब ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से होकर के पास हो, इसको इक्वली डिवाइड करे, उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है पोटेंशियल, तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। इसका एक डेरिवेशन भी है, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर आइए। आपको दे रखा है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी में है। दो मटेरियल दे रखे हैं, एक मटेरियल A है और B है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं मटेरियल A इज कॉपर एंड मटेरियल B जो है आपका वो जर्मेनियम है। ओके, मटेरियल ए जर्मेनियम है, लाइकवाइज। अब देखिए एक मटेरियल जो ए वाला मटेरियल है वो कह रहे हैं कि वो मेटल है, मतलब कॉपर है। बी वाला जो मटेरियल है वो जर्मेनियम आ रहा है बाकी ऑप्शंस में, मतलब वो सेमीकंडक्टर है। तो रेजिस्टिविटी की एक मतलब मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है। इट इज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इसका होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटेगा, ठीक है। तो कौन से ग्राफ में देखिए रेजिस्टिविटी घट रही है? फर्स्ट वाले ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहला वाला जो ग्राफ है वो सेमीकंडक्टर है। मटेरियल ए जो है वो जर्मेनियम है, मटेरियल बी जो है वो कॉपर है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स दे रखे हैं, P एंड Q हैव द रेडियस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 रेशियो उनके रेडियस का दे रखा है, मतलब P जो है वो छोटा है, Q जो है वो बड़ा है। तो अगर मैं देखूं तो Q जो है वो बड़ा है, और जो P है उसका रेडियस जो है वो छोटा है। कॉन्सेंट्रिक है मतलब एक के अंदर एक, तो ये P है, ठीक है।
लूप Q carries a current 9 एम्पियर in the anti-clockwise direction. Q में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 9 एम्पियर फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आपको बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे 0 हो, तो बताइए P का डायरेक्शन, P में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब बच्चों देखिए, Q में करंट फ्लो कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करिए, तो ये जो अंगूठा है ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है Q का वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। हमको मैग्नेटिक फील्ड 0 करना है, तो 0 करने के लिए P में जो करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड 0 करना है तो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑब्वियस सी बात है उल्टे डायरेक्शन में होना चाहिए। उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। ये देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन अब मेरी उंगली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो पहला तो आपने ये पता कर लिया कि करंट का डायरेक्शन P में क्लॉकवाइज होगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करंट करना है। ओके, अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर्कुलर लूप में म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, आपने मैग्नेटिक फील्ड एट P ले लिया जिसका फॉर्मूला आपने म्यू नॉट आई पी अपॉन 2r P कर दिया। ऐसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड एट Q ले लिया जिसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई क्यू अपॉन 2r Q कर दिया। जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करिए बच्चों। ठीक है, आई पी अपॉन आई क्यू, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बराबर है तभी तो कैंसिल कर रही है ना, तो इसलिए इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, इनका आंसर बनाने वाला है। और ऊपर हो जाएगा यहाँ पर आर क्यू, यहाँ पर हो जाएगा आर पी। आर क्यू अपॉन आर पी आपको दे रखा है 3:2। आई क्यू की वैल्यू भी आपको दे रखा है 9, इसको पुट करिए, आईपी की वैल्यू 6 एम्पियर मिल जाएगी आपको इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए आपको राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, तो ये मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए बच्चों, a long straight wire of circular cross section of radius this much, the current is uniformly distributed across its cross section। एक आपको सर्कुलर वायर दे रखा है इस तरीके से, ये तार है समझ लीजिए। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो भी आपको दे रखा है, रेडियस ए। रेडियस किसके बराबर है, ए के बराबर, ए इसका रेडियस है। ठीक है, जो करंट कैरी कर रहा है इसके अंदर वो करंट है आई। द करंट, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड of magnetic field at a point distance a by 2 above the surface of wire to the point at a distance a by 2 below the surface of wire। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों कंडक्टर वाला, इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझाते समझाते थोड़ी सी मैं थ्योरी भी समझाऊंगी। देखिए समझिएगा, अगर इस कंडक्टर का जो रेडियस है, एक्चुअल रेडियस, उसको मैं कैपिटल आर मानूं, ठीक है, तो अगर इस सर्कल का मान लीजिए इस कंडक्टर पे मुझे 3 हिस्सों में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। एक तो मुझे फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट कंडक्टर से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, आपके में दे रखा है above the surface of wire a by 2, मतलब सरफेस से a by 2 डिस्टेंस ऊपर है, a by 2। तो अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगी तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से मुझे क्या करना होता है, एक एम्पियरन लूप बनाना होता है। उस एम्पियरन लूप पर मुझे बी डॉट डी एल की वैल्यू हर एक लूप में निकालनी होती है जो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। ठीक है, तो इस डॉट से मैं यहाँ पर एक पूरा एम्पियरन लूप ऐसे करके बनाऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं उसको स्मॉल आर से उसको डिनोट कर रही हूँ। ठीक, अभी मैं इस पर बात नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन बात नहीं, थ्योरी बात कर रही हूँ। अगर मान लीजिए मुझे इस कंडक्टर की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके सरफेस पर हम एक एम्पियरन लूप बनाएंगे इस तरीके से। मान लीजिए उसका डिस्टेंस मैंने कैपिटल आर रखा हुआ है। अगर मुझे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट पर आर पर, ठीक है, आर डैश पर मान लीजिए, तो मैं वहां पर एक एम्पियरन लूप बनाऊंगी और उसकी वैल्यू में आर डैश कर दूंगी।
तो इस तरीके से 3 पॉइंट है, एक तो है अबव द सरफेस, दूसरा है ऑन द सरफेस और तीसरा है बिलो द सरफेस। ओके, तो बच्चों इसके लिए देखिए सबसे पहले अगर मैं अबव द सरफेस की बात करूं, अबव द सरफेस, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर एंड लू क्या होता है, सॉरी अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, बी अगर मैंने बाहर ले लिया तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dl जो है बच्चों वो बेसिकली क्या होता है, ये क्योंकि सर्कल के फॉर्म में है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या हो जाएगा, पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएगा। सरकमफ्रेंस को हम क्या बोलेंगे, इट इज 2 पाई आर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई और रेडियस कितना लेंगे, जो अबव द सरफेस है उसका रेडियस स्मॉल r है, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो अगर मैं बाहर के सरफेस की बात कर रही हूँ तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला 2 पाई आर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अगर मैं ऑन द सरफेस की बात करती हूँ, ठीक है, सरफेस के ऊपर की बात करती हूँ, सरफेस के ऊपर, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब जो सरकमफ्रेंस में आर होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है, तो जाएगा म्यू नॉट आई, सेम फॉर्मूला आएगा, बस प्रॉब्लम ये है वहां पर स्मॉल आर था क्योंकि बाहर वाला सर्कल था, यहाँ पर ऑन द सरफेस वाला सर्कल होगा तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक, ओके, तो ये ऑन द सरफेस है। ठीक है, ऑन द सरफेस है। लाइकवाइज अगर मैं इनसाइड द कंडक्टर की बात करती हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो हो जाएगा म्यू नॉट आर आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें ये जो कैपिटल आर है ये बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेडियस होता है, और ये जो स्मॉल आर है बेसिकली क्या है, ये अंदर किस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे हमारे केस में आर डैश था ना, तो वही आर डैश ही मान लीजिए। तो दिस इज द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो पहले ये थ्योरी आपको क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सबसे पहले अबव द सरफेस के लिए, तो अबव द सरफेस के लिए बच्चों आपको फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया, क्या फॉर्मूला होगा अबव द सरफेस में, मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, आर, आर मतलब क्या है, डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस, आपके क्वेश्चन में अगर देखिए तो सेंटर जो पॉइंट है उसका रेडियस ए दे रखा है और कितनी दूरी पर आपको वैल्यू निकालनी है, a बाई 2 पर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया a प्लस a बाई 2। ठीक, ये आपका अबव द सरफेस हो गया। आपको निकालना है इनसाइड द सरफेस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये अबव द सरफेस है और ये है इनसाइड। तो इनसाइड का फॉर्मूला अभी जिस मैंने आपको बताया म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आपको पुट करनी होगी, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट आई, आर वो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वो पॉइंट a बाई 2 है। ठीक है, सरफेस के अंदर 2 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर, तो ये जाएगा a स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैंने बना रखा है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ठीक, और ये आपकी इक्वेशन 2 है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू 4/3 मिल जाएगा, दैट इज योर आंसर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन उसके लिए ये जो फॉर्मूला है, ये एक तो आउटसाइड वाला और दूसरा ये इनसाइड वाला, ये फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। अगर आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बोला है इंक्रीज करना है, तो उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये थ्योरी है पैराडाया और फेरो की, इसको पढ़ लीजिएगा। फेरोमैग्नेटिक के केस में अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाते हैं तो उसकी परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दे रखा है an iron core coil is connected in series with an electric bulb, okay, with an AC source as shown in the figure। ये आपको डायग्राम दे रखा है।
ठीक है। और आपको बोला है व्हेन आयरन पीस इज टेकन आउट ऑफ द कॉइल द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। अगर मैं आयरन पीस को यहाँ से हटा दूं, आयरन पीस को यहाँ से हटा दूं, तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ेगी घटेगी। भाई ये जो आयरन पीस है बच्चों, ये सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा रहा है। अगर इसको हटा दोगे तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सर्किट का घट जाएगा, मतलब इसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। Which of the following statement is not true about the properties of electromagnetic waves? These waves do not require any material medium for the propagation. Okay, वाकई में इसको जरूरत नहीं पड़ती, सही ऑप्शन है। Both electric attain the maximum minimum same time, बिल्कुल सही है ये। The energy is divided equally between electric and magnetic field, बिल्कुल सही है। Both electric men are parallel. No, they are not parallel. They are 90 degree to each other. तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज एक्चुअली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आपको बोला है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल लूप, ओके, दे ऑल lie in the plane are moving uniform magnetic field with a constant velocity vi. The magnetic field is directed along the negative z direction. ओके, तो बच्चों देखिए कि आपको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, ये z डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है। आपको चार फिगर्स दे रखे हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर और एलिप्टिकल। ये मूव कर रहे हैं वी आई डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। आपको बोला है किस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब इनटू द प्लेन है, तो मैं इसको कुछ ऐसे भी बना सकती हूँ, ठीक है। अब अगर देखो, अगर मान लो कि स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी लूप है, मान लो ये, ठीक है, ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं जितनी एरिया बाहर निकली है, ये एरिया चेंज इन एरिया ये कैसी है, कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, दोनों के केस में जो चेंज इन एरिया आता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट रिमेन कांस्टेंट। आपको याद होगा ईएमएफ का फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अगर मैं देखूं तो यहाँ फाई की वैल्यू की जगह मैं बी ए पुट कर सकती हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बाहर ले लिया। तो मतलब ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है, डीए अपॉन dt पर ईएमएफ डिपेंड कर रहा है। अगर dA अपॉन dt कांस्टेंट है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि रेक्टेंगुलर और सर्कुलर लूप में दोनों में चेंज इन एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं इसी को बनाऊं स्क्वायर या एलिप्टिकल के केस में, जैसे मान लीजिए मैंने एलिप्टिकल बनाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेल ए बाई डेल टी आएगा, जो डेल ए है वो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, कहीं ज्यादा एरिया मिल रहा है, कहीं कम मिल रहा है। सेम ऐसे ही सर्कल के केस में भी आएगा, एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म। तो अगर dA अपॉन dt की वैल्यू आपकी नॉट कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ईएमएफ भी आपका वेरिएबल आने वाला है। तो सर्कुलर और एलिप्टिकल लूप में ही खाली आपका ईएमएफ चेंज होता है, ओके, बाकी समय कांस्टेंट रहता है। In Young's double-slit experiment, the path difference, okay, 1/8, the ratio of the intensity at the center at this point to that of the center, okay. आपको बच्चों पाथ डिफरेंस दे रखा है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू 1/8 ऑफ द लैम्डा, मतलब लैम्डा बाई 8 दे रखी है, ठीक है। आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल फाई बाई 2 होता है। आई नॉट क्या है, इट इज इंटेंसिटी एट द सेंटर, और आई क्या है, इट इज इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो आई अपॉन आई नॉट का हमको रेशियो चाहिए, बट उसके लिए एक चीज मिसिंग है, डेल्टा फाई, मतलब फेस डिफरेंस। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस दे रखा है तो फेस डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। वैल्यू पुट करके देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है पाई बाय 4। पाई बाय 4 को उठा करके मैंने यहाँ पुट कर दिया, क्योंकि नीचे 2 था तो पाई बाय 8 हो गया। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर 0.85 आ रहा है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पाइए बच्चों। द वर्क फंक्शन 4.14 आपको दे रखा है, आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, फॉर्मूला बेस्ड है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है hc अपॉन लैम्डा नॉट, वेयर लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ,
वर्क फंक्शन में हमको निकालना क्या है, लैम्डा नॉट निकालना है। एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है। और वर्क फंक्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसकी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली, सॉल्व करने पर इसका आंसर आ रहा है 2.98 इंटू 10⁻⁻7 के आसपास आ रहा है मीटर। हम चाहें तो उसको थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। बेसिकली क्या है कि इसको हम 298, ठीक, राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक, और भी इसके आगे जो भी वैल्यू है 5 तक जा रहे हैं, इनटू 10⁻⁻10 मीटर कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर है। तो ये ज्यादा क्लोजेस्ट है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 आइए बच्चों, द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज दिस मच, द रेडियस ऑफ द nth इज निकालना है। ओके, आपको एक ऑर्बिट दे रखा है, एक ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है और n इक्वल्स टू 3 का निकालना है। तो रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, ठीक, रेडियस का फॉर्मूला होता है आर एन, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए आर नॉट एन स्क्वायर। आर नॉट क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट। तो इनर मोस्ट ऑर्बिट आपको 5.3 ये दे रखा है और n की वैल्यू भी आपको दे रखी है, तो 9 हो जाएगा। सो दिस विल बी अ करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ। Question number 13 पर आइए, which of the following statements about nuclear forces is not true? Okay, not true. The nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as distance is more. Okay, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। The nuclear force is no, 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 no. Nuclear force is much more powerful than the Coulomb force. Nuclear force ज्यादा powerful होता है, तो ये ऑप्शन is not true, मतलब हमारे केस में this is the correct option. Okay. क्वेश्चन नंबर 14 में आए बच्चों, इफ द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V1 की रीडिंग 40 वोल्ट है और आपको निकालना है V2 की रीडिंग। ओके, ठीक है, टोटल पोटेंशियल यहां से यहां तक आपको दे रखा है 50√2। तो आसान है, 50√2 किसका समेशन हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 इज 40 और V2 को माइनस करके निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए 30 वोल्ट आपका आंसर आ रहा है। ओके, 15 क्वेश्चन पे आइए बच्चों, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा, पोटेंशियल और x का रिलेशन है, ठीक है। आपको पूछा है द ग्राफ, इसी ग्राफ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालिए एज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, E और V का कोई रिलेशन याद करिए, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dx होता है। dV अपॉन dx बेसिकली देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस x, ठीक है। अगर मैं v और x का ग्राफ बनाऊं तो dv अपॉन dx जो है ये बेसिकली इस ग्राफ का स्लोप है। तो अगर मैं बात करती हूँ बच्चों, देखिए 0 से 2 तक की, 0 से 2, खाली हम इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, इतने पोर्शन की, तो इसका अगर स्लोप निकालने को आपको बोला जाए तो इसका स्लोप देखिए कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इसकी जो स्लोप की वैल्यू आने वाली है वो कैसे आने वाली है, पॉजिटिव। तो क्योंकि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है बट उसके बाहर नेगेटिव का साइन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ई के बराबर। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फिलहाल 0 से 2 के बीच में देखिए माइनस ई आ रहा है, ये ऑप्शन अभी तक सही लग रहा है। अब हम बात करते हैं 2 से 4 तक की। तो 2 से 4 तक के देखिए, 2 से 4, इसमें देखिए आपका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर 2 से 4 में ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है। तो dv अपॉन dx का मतलब है v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्लोप निकालना आई होप आपको आता होगा। dv अपॉन dx का मतलब है v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस केस में आप देखिए v2 भी वही है, v1 भी वही है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 से 4 के बीच में 0 आ रही है। तो मुझे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन ज्यादा मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए 0 आ रहा है ना, ठीक। अब आप ये वाला देखिए 4 से 6 के बीच में, तो ग्राफ कैसे डिक्रीजिंग, स्लोप घट रहा है, मतलब नेगेटिव स्लोप आ रहा है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब है माइनस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। अगर ये भी नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब पक्का फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन।
इस तरीके से कभी कभार आपको हो सकता है ऑप्शंस ना दिए हो, ऐसे ही बोला जाए ग्राफ कर निकालिए, तो कुल मिलाकर हर एक टाइम इंटरवल पर छोटे छोटे टाइम इंटरवल स्लोप की वैल्यू निकालिए, वही आपका अगला ग्राफ होगा। ओके, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, आई थिंक हम पहुंच गए हैं 60। ओके, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको असर्शन दे रखा है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ऑन डोपिंग, यस इट्स अ ट्रू ऑप्शन। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यों इंक्रीज करता है, ठीक है, उसका रीजन आपको दे रखा है। डोपिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाता है, नहीं वो होल्स को भी बढ़ाता है ना, एन टाइप और पी टाइप, सो दिस इज फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए हम 17 वाले में आते हैं बच्चों। 17 में क्या दे रखा है असर्शन, तो असर्शन दे रखा है इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन यंग्स डबल स्लिट, इफ द सेपरेशन as well as distance between okay capital D of the screen from the coherent source both are reduced to 1/3, तो new fringe width remain the same, yes it is true। आपने देखा होगा जो fringe width है, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट में कांस्टेंट रहती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी ये स्क्रीन को ऊपर नीचे करें, डजंट अफेक्ट इट। तो इट्स ट्रू, फ्रिंज विथ इज प्रोपोर्शनल टू, नो इट्स फॉल्स। फ्रिंज विथ जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये फॉल्स है, ठीक, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन क्या है, the photoelectrons produced by a monochromatic light on a metal surface have a spread in their kinetic energy, yes जो photoelectrons जो monochromatic light photoelectrons produce करते हैं उसकी kinetic energy बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है सर, ट्रू ऑप्शन। The energy of electrons emitted inside is lost in collision with the, yes it is lost, जब वो electrons बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो वो निकलते वक्त आपस में मेटल सरफेस से टकराते हैं अदर एटम से, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही है, ठीक। सो दिस इज आल्सो ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा, उस पर जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं, ठीक है। इस पर आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन भी है, वो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो ये तो सेक्शन ए था आपका, ठीक, आपको टिक करना था, क्वेश्चंस को जवाब देने थे। नेक्स्ट सेक्शन बी, सेक्शन बी में चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम बात करते हैं। यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखिए आपको दे रखा होगा कौन सा रडार सिस्टम के लिए सूटेबल है, माइक्रोवेव, किल जर्म्स, अल्ट्रावायलेट, इंप्रूव विजिबिलिटी, इंफ्रारेड, ठीक है, तो ये हम जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो क्लियर होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दो स्पेसिमेन ए और बी दे रखे, ए और बी का आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों जो ए वाला है वो डायामैग्नेटिक है, जो बी वाला है वो पैरामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करता है, दूर भगाता है। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को, फेरोमैग्नेटिक भी मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू इंड्यूस कराता है, ठीक है। हाउ इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्पेसिमेन बी, ओके। जो डायामैग्नेटिक होता है उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, पैरा की ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो पहले भी कहा था कि इस तीनों की थ्योरी ससेप्टिबिलिटी पर कैसे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये जरूर देख लीजिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में अक्सर आता है। आपको बोला गया है व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस, और आपको देखिए आयरन दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, और एल्यूमिनियम का रेडियस आपको दे रखा है, ठीक है, तो आपको नया रेडियस बताना है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है आर नॉट एटॉमिक नंबर के टर्म में, सॉरी मास नंबर के टर्म में A1/3, ठीक है। तो आर नॉट की वैल्यू बच्चों हमको दे रखी है, ठीक, कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर ऊपर ये, ठीक है। अगर मैं Fe की बात करूं और नीचे मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, तो देखिए R0 A1/3, नीचे R0 A1/3, सो सॉरी R0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। A क्या है, एटॉमिक मास नंबर, तो ये 125 दे रखा है फॉर आयरन,
और ये नीचे दे रखा है 27 फॉर एल्यूमिनियम। तो ये कैंसिल हो गया, 1/3 इसका आंसर आ रहा है आपका ये 6 फर्मी। ठीक, इसको देख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। और करके दे रखा है द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट। ओके, आपको वेवलेंथ बताना है लाइमन सीरीज की, ठीक है। और अच्छा वेवलेंथ आपको दे रखा है लाइमन सीरीज की, आपको कैलकुलेट करना है फॉर द बामर सीरीज। ओके, ठीक है। तो लाइमन सीरीज का बच्चों देखिए फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा लाइमन सीरीज जो होती है इस तरीके से ऑर्डर होता है ना, लाइमन, बामर, पार्शन, ठीक है, पार्शन, ब्रैकेट, ऐसे करके ऑप्शंस होता है। तो ये आपका फर्स्ट सीरीज होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। ओके, तो ये फिलहाल फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा। ये लैम्डा लाइमन सीरीज का है, आर रिडबर्ग कांस्टेंट है। और अगर हम लाइमन की बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट सीरीज है तो यहाँ 1 वैल्यू पुट कर देंगे, बामर की बात करेंगे तो 2 पुट कर देंगे, ठीक, -1/∞ ये फॉर्मूला है। तो लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 9 पॉइंट, ये मैंने पुट कर दिया। यहाँ से मुझे आर की वैल्यू मिल गई, मुझे बामर का निकालना है वेवलेंथ, तो मैं यही आर की वैल्यू उठाऊंगी और मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी। देखिए, क्योंकि बामर है सेकंड सीरीज तो मैंने यहाँ पर ऊपर 1 था लाइमन में, यहाँ पर 2 पुट कर दिया और आर की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी, तो मुझे ये किसका मिल गया, वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। बाइकॉन्वेक्स लेंस आपको दे रखा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, इज इमर्स्ड इन वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। आपको बोला है वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, इसको जस्टिफाई करिए। ओके, फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसमें जो म्यू होता है बेटा, ये आपका बेसिकली कौन सा म्यू है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वो खाली एक मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो मटेरियल मीडियम दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं यहाँ लेंस लूं, ठीक है, और लेंस को यहाँ पानी में इमर्स कर दूं, तो जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम वाटर टू द लेंस, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाटर लिखेंगे फिर लेंस लिखेंगे। ठीक, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसी को अगर मैं लिखूंगी तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू एल ऊपर हो जाएगा और म्यू डब्ल्यू नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो म्यू दे रखा है उसकी जगह म्यू एल मतलब मटेरियल, एम माने मटेरियल है, मैंने एल ले रखा है, अपॉन म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, म्यू एल कितना है 1.25, म्यू डब्ल्यू कितना है 1.33। अगर आप इसको सॉल्व करते हो और ब्रैकेट में है -1, तो ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है, इट्स अ स्मॉल वैल्यू, तो इसका ओवरऑल जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर ये पूरा टर्म आपका नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होने वाला है, और नेगेटिव फोकल लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, डाइवर्जिंग लेंस को। ठीक, अगर पॉजिटिव होता तो कन्वर्जिंग लेंस को डिनोट करता। ओके, 23 पे आइए। आपको सेमीकंडक्टर दे रखा है, वेरिएबल रजिस्टर, वोल्टेज दे रखा है। Should the value of R be increased or decreased to keep the reading of ammeter constant when the semiconductor S is heated? Justify your answer. Okay. अगर मैं सेमीकंडक्टर को हीट करती हूँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको याद होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, आपको बोला गया है द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ये जो V है ये पोटेंशियल बैरियर है, वर्सेस ये विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, shown the graph in comparison to A, B and C obtained after biasing the diode, identify the type of bias B and C। अब अगर B में बाइसिंग देखें बच्चों, तो यहाँ पर डिप्लीशन विथ जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे वैसे पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग का केस हो गया, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में भी टेम्परेचर विथ को बढ़ाने पर बेसिकली पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है। सी जो है हमारा ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, क्योंकि विथ बढ़ाने पर हमारा पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें राइज नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो रिवर्स बाइसिंग का पोटेंशियल जो होता है, ब्रेक डाउन पोटेंशियल, वो बहुत ज्यादा होता है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में ज्यादा 0.3 या 0.7 तक ही पहुंचता है वो, क्योंकि उसमें 5 या 7 तक पहुंच जाता है रिवर्स बाइसिंग में।
तो यहाँ पर बी वाले केस में पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर ज्यादा है, तो यहाँ पोटेंशियल बैरियर कम है। तो सी वाला फॉरवर्ड बायसिंग है और बी वाला रिवर्स बायसिंग है। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वेवलेंथ आपको दे रखा है, एंगुलर विड्थ द सेंट्रल मैक्सिमा इज मेजर्ड व्हेन द स्लिट इज नेक्स्ट इल्यूमिनेटेड, दूसरा वेवलेंथ से इल्यूमिनेट करते हैं तो द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय 30%, कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा डैश। ओके, देखिए बच्चों, आपको दे रखा है वेवलेंथ, ठीक है, और दूसरा वेवलेंथ अगर आपको निकालना है अगर एंगुलर विड्थ डिक्रीज हो गया। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा अपॉन डी होता है, ठीक है। ओके, अब अगर वो डिक्रीज हो गया, दूसरा केस में अगर आते हैं, तो उस कंडीशन में आपको बोला है कि एंगुलर विड्थ 30% डिक्रीज हो गया, तो मतलब कितना एंगुलर विड्थ बचा, 70%। मतलब हम क्या बोलेंगे इसको कि हमारा जो एंगुलर विड्थ अब नया वाला बचा है वो 0.7% बचा, मतलब 70% बचा, मतलब 0.7 ऑफ बीटा बचा है, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। तो जो नया वाला एंगुलर विड्थ है उसका फॉर्मूला कर देगा 2 लैम्डा डैश अपॉन डी, स्लिट डिस्टेंस तो सेम है, ठीक, 0.70 ऑफ बीटा, बीटा माने 2 लैम्डा अपॉन डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन मैंने बना रखी है एंड लैम्डा डैश की वैल्यू निकालनी है। दो उसमें रिलेशन बेसिकली दे दिया गया है कि अगर हम दूसरी मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब लैम्डा डैश का इस्तेमाल करेंगे तो अब जो एंगुलर विड्थ है वो 30% डिक्रीज हो जाएगा, मतलब पुराना वाला जो एंगुलर विड्थ है उसका 70% आपका बराबर है, बाकी 30% घट गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। Two large thin metal plates are parallel and close together. In the inner faces, the plates have surface charge density, मतलब सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है, of opposite signs. What is the electric field in the outer region of the electric plate? Okay. तो बच्चों देखिए, आउटर रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक प्लेट आपको बोला है, अगर एक प्लेट आपकी पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइन की है, तो एक मान लीजिए पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट मान लीजिए नेगेटिव है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पी पर हमको, ये आउटर हो गया ना, तो पॉइंट पी आप क्यों भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पी पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ए वाला जो है देखिए, वो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा। जो नेगेटिव वाली प्लेट है वो किस तरफ प्रोड्यूस करेगी, पॉइंट पी पर अट्रैक्शन होगा उसमें, मतलब इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, तो ई ए और ये ई बी हो गया, ठीक है। तो क्योंकि दोनों प्लेट इक्वल क्रॉस सेक्शन के हैं और ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शनल प्लेट। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस करके 0 आ रही है। अब आपको पूछा गया है कि इनसाइड द प्लेट बताओ, मतलब प्लेट के अंदर, तो चलो देख लेते हैं। प्लेट के अंदर की अगर मैं बात करूंगी, ठीक है, प्लेट के अंदर, तो कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए क्यू ले लिया मैंने। क्यू पर जो ए वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, जो बी वाला है वो भी अपनी तरफ ही क्यू को खींचेगा, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, नेगेटिव प्लेट है ना, तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, अब दोनों डायरेक्शन बराबर है, मतलब एक इक्वल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है, तो कुल मिलाकर हमें दोनों को ऐड करना है। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया और दोनों को ऐड करने पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स प्लेट बी। आपने देखा ना प्लेट बी की तरफ खींच रहा था, तो आपको आंसर में ये भी लिखना है। सेक्शन सी में आ जाइए बच्चों। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर I1 और I2 दे रखा है, इफ द करंट्स आर फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, शो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन exerts an attractive force on the other, obtain the expression for this force and hence define 1 ampere। ये प्रॉपर डेरिवेशन है, आपने बुक में F अपॉन L का डेरिवेशन दे रखा है, उसके बाद 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे रखी है, वही डेरिवेशन है। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि दो अगर वायर्स हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इनमें जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपको शो करना है। तो देखो बच्चों,
सबसे पहले I1 की बात करें, I1 में करंट ऊपर की तरफ है तो अपना अंगूठा ऊपर की तरफ रखिए। I2 जो है वो इस साइड पर है, ठीक है, इस साइड पर है, यहाँ पर है। तो अगर मैं अपनी उंगली कर्ल करती हूँ तो ये उंगली I2 के अंदर जा रही है, ठीक है, मैंने अंगूठा ऐसे रखा, अपनी उंगली कर्ल की, तो I2 के अंदर जा रही है। तो उस कंडीशन में I1 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है I2 पर, वो इनटू द प्लेन है। तो ऐसे क्रॉस बनाइए और यहाँ पर लिख दीजिए B1, ठीक है। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ठीक है, R यहाँ पर क्या है, D के बराबर, ठीक, क्लियर, ओके। अब आते हैं I2 में देखिए करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऐसे मैंने रखा, करंट ऊपर की तरफ है, लेकिन अब मेरा I1 जो है वो इस तरफ आ गया है, यहाँ पर आ गया है। तो अब अगर मैं अपनी उंगली कर्ल करूंगी तो यहाँ पर जो मेरी उंगली कर्ल हो रही है वो देखिए किस तरीके से कर्ल हो रही है। मैंने अपनी उंगली ऐसे ली और ऐसे करके कर्ल की, तो यहाँ पर मेरी उंगली इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकली, देखिए ऐसे कर्ल किया, इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकली, मतलब I1 से मेरी उंगली बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड I1 पे प्रोड्यूस होगा वो बेसिकली क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन। अगर मुझे करंट मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, तो मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा करके फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, करंट का ये डायरेक्शन हो गया, करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक। और ये जो है ये वाला पॉइंट ये बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो किस तरह लगाऊंगी, देखिए ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है, सामने की तरफ है, ठीक। तो मेरा अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो मैं फोर्स बनाऊंगी वो इस डायरेक्शन में आएगा। सेम ऐसे ही I2 पर आ जाइए। I2 में देखिए करंट कैसा है, करंट सामने की तरफ है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब ऐसे है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये लाइन देखिए अंदर की तरफ है, ये वाली लाइन है ये बाहर की तरफ है। तो उस कंडीशन में मेरा अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है दोनों तारों को। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको पता चल गया तो फोर्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, F1 को निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, IBL, कंडक्टर पे फोर्स लगता है IBL, पॉइंट चार्ज पे लगता है QVB, ठीक। तो ये क्योंकि कंडक्टर है तो फोर्स लगेगा IBL, तो I1 B कौन सा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, B2 की वजह से, तो यहाँ B2 आएगा, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहाँ पर L हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप B2 निकालते हैं तो ये म्यू नॉट I, कौन सा I लेंगे, B1 होगा, तो यहाँ पर हम लेंगे बेसिकली B1 किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, I1 की वजह से, तो ये I2 अपॉन 2 पाई D। अगर फोर्स निकालना है F1 तो वो बेसिकली किसकी वजह से निकलेगा, सॉरी F2 निकालना है तो I2 इंटू किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, B1 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ B1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा I2 पे अगर फोर्स निकालना है तो वो B1 की वजह से होगा, I1 पे फोर्स निकालना है तो वो B2 की वजह से होगा। तो ये दो रूल लगेंगे इसमें जिसके थ्रू आपको आंसर मिलेगा, तो राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा, दूसरा आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड वाज सर्कुलर लूप ऑफ वायर, रेडियस दे रखा है आपको सर्कुलर लूप का, रेजिस्टेंस दे रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, कैलकुलेट द करंट इंड्यूस्ड, करंट आपको निकालना है, ठीक है। एक ग्राफ आपको दे रखा है, ये आपका ग्राफ है, मैग्नेटिक फील्ड और टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो देखिए एरिया, आपको ईएमएफ का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, -d∅/dt होता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखिए चेंज हो रही है, ठीक है, और एरिया जो आपको दे रखा है वो बेसिकली कांस्टेंट है। यहाँ पर जो एरिया दे रखा है ना, देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर लूप, मतलब सर्कुलर लूप जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर dA/dt को नहीं चेंज करेंगे, A कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली इसके बाहर B आपका वेरिएबल होगा, तो d/dt के अंदर B आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक, B क्योंकि लगातार चेंज हो रहा है तो d/dt का मतलब क्या होता है, कोई चीज चेंज हो रही है, तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई D अपॉन DT किसको रिप्रेजेंट, DB अपॉन DT रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ के स्लोप को। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हो जाएगा B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, अगर 0 से t के बीच में देखें, 0 से 2 के बीच में देखें, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें अगर ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है तो एरिया एरिया मैंने पाई आर स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो माइनस के साथ मैं यहाँ पर 4.5 इंटू 10⁻² पुट कर दूंगी। B2 0 से 2 में देखिए, तो B2 कितना है 1, ठीक, और B1 कितना है 0, 1 माइनस 0। T2 कितना है 2 और T1 कितना है 0। तो ईएमएफ की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और यहाँ से करंट की वैल्यू चाहिए तो ये E अपॉन आर होता है। रेजिस्टेंस भी हमको दे रखा है। ऐसे ही 2 to 4 के बीच में अगर हमको निकालना है तो 2 to 4 में देखिए B2 और B1 दोनों सेम वैल्यू है, तो ईएमएफ इंड्यूस 0 हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, सेम ऐसे ही अगर हमको 4 to 6 के बीच में देखना है, तो 4 to 6 के बीच में यहाँ पर भी मैंने दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आ रही है, अगर इस तरीके से है, ठीक है, तो पहली जो B1 है आपको, और ये आपका B2 है, तो B2 कितना है 0, B1 कितना है 1 अपॉन, यहाँ पर दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है 6, तो T2 कितना है 6 और T1 कितना है 4। ये आपका आंसर 2.6। आप चाहें तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। आपने क्या किया कि करंट और टाइम को यहाँ प्लॉट किया, 0 2 4 6, 0 से 2 के बीच में आपकी वैल्यू -2.6, मतलब ऐसी कोई आ रही है। 2 से 4 के बीच में आपका ग्राफ कैसा आ रहा है, कांस्टेंट, मतलब 0 आ रहा है, और 4 से 6 के बीच में आपकी वैल्यू +2.6 आ रही है। तो कुछ ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका ग्राफ है। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए। आपको एसी सोर्स दे रखा है, कैपेसिटर से कनेक्टेड है, ठीक है, आपको प्लॉट करना है ग्राफ ई और आई में वर्सेस ओमेगा टी। मतलब ग्राफ में आपको यहाँ पर ई मतलब ईएमएफ और आई होगा, और यहाँ ओमेगा टी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है, छोटा सा डेरिवेशन है ये, I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt होता है। Q की जगह मैंने यहाँ CV पुट कर दिया, C बाहर ले लीजिए, dV अपॉन dt हो जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू आपको दे रखी है E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन बच्चों ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है। यहाँ पर मैंने करंट की वैल्यू को निकाल लिया, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ई नॉट को हमने ऊपर ही रखा है, नीचे ओमेगा सी को ले गए हैं, तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा। कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 भी कहा जा सकता है। 1 अपॉन ओमेगा सी को हम एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह सकते हैं। तो जो आपका वोल्टेज का ग्राफ है वो बेसिकली क्या है, साइन ओमेगा टी, ठीक है, और जो करंट का ग्राफ ऊपर आ रहा है वो बेसिकली क्या है, इसको हम आई नॉट कहते हैं, आई नॉट, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो कौन सी चीज लीड कर रही है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है ना, ये करंट का ग्राफ देखिए आगे चल रहा है, और वोल्टेज का ग्राफ देखिए पीछे चल रहा है। ठीक, तो आपको इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए। ओके, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं आपके। व्हेन दिस मच फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस ए बी एंड सी। तो आपको बोला है सरफेस ए में कोई फोटो एमिशन नहीं हो रहा है। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से इन तीनों ऑब्जर्व समझाना है। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस याद हो तो उसमें सारी वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी हैं, देखिए मैंने उसको क्लियरली समझाया भी है। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है, जहाँ काइनेटिक एनर्जी, जहां पर हम इसको टोटल एनर्जी को h न्यू और से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन को h न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी को उस तरफ ले गए, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका एमिशन नहीं होगा। मतलब अगर वैल्यू आपकी 10⁻15 से कम है, then there is no emission take place. ओके, फिर उन्होंने बोला है कि जो बी वाला है
देखते हैं आगे क्या बोला है। बी वाला, फोटो एमिशन अकर्स बट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो जीरो काइनेटिक एनर्जी कब होगा, ये आपका आंसर आ रहा है। जीरो काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हो, मतलब 10⁻15 के बराबर हो, जीरो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। फोटो एमिशन अकर्स एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव सम काइनेटिक एनर्जी। तो ये कब होगा, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इन तीनों के ऑप्शंस मैंने यहाँ पर क्लियरली देखिए यहाँ पर समझा रखे। ठीक, इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो अगला पार्ट इन्होंने दे रखा है वो आपका दे रखा है ग्राफ के ऊपर। तो आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों ग्राफ प्लॉट करके दिखाए हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3 इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, इंटेंसिटी ग्राफ और फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपको बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना रखा है, अलग अलग रो, फ्रीक्वेंसी 1 2 3, ठीक है, और उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर बना रखा है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको बनाना है, यस, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है, I1 I2 I3 की वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ये क्लियर हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू देखिए हमको दे रखी है, स्टेट भी दे रखा है। आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला होता है E2 - E1 जिसकी वैल्यू 13.6 होती है। ठीक, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर होता है। n2 की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, आपकी 3 दे रखी है, और n1 की वैल्यू 1 दे रखी है। सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए हमको वर्क फंक्शन चाहिए। अगर आइंस्टीन की इक्वेशन याद हो तो टोटल एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क फंक्शन एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी होगा। एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल चुके हो, मतलब 12.1 है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखिए 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ से वर्क फंक्शन आपको मिल जाएगा 3.1। इसको उठाकर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल जाएगी। सेक्शन डी में देखिए बच्चों, इक्वल पोटेंशियल सरफेस बनाना है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का और 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, सबसे पहले मैं इसी पार्ट को देखूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये दोनों इक्वल पोटेंशियल सरफेस बना रखे हैं। अब हम आते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए क्या क्या वैल्यूज आपको दे रखी हैं। हाँ, बी पार्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया दे रखा है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो पता ही आपको फॉर्मूला C = एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। ठीक है, अब अगर कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करें तो उसका चार्ज क्या होगा। तो Q का फॉर्मूला भी आपको पता है कि C/C × V होता है। यहाँ पर मैंने पुट किया तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब सी पार्ट में इन्होंने बोल दिया है, नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है कि अगर हम K = 6 इंट्रोड्यूस करें तो वोल्टेज मतलब चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका K की वैल्यू इंट्रोड्यूस करने पर चार्ज की वैल्यू K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो K से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 3 चार्जेस आपको दे रखे हैं स्ट्रेट लाइन में, पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस का 0 है। आपको कैपिटल Q और स्मॉल q का रिलेशन निकालना है। तो बच्चों देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 बोला है, ये 3 को मैंने एक लाइन में अरेंज कर लिया। इनका टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब -Q और +Q के बीच का पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, फिर +Q और कैपिटल मतलब दो कैपिटल Q और स्मॉल q, फिर -Q और +Q, दोनों को ऐड करके आंसर 0 आना चाहिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया है मैंने यहाँ पर, कैपिटल Q और स्मॉल q का देखिए रिलेशन निकाल लिया है। ठीक, अगर कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका देखिए ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फेरिकल शेल, ओके, आउट सेंटर शेल फ्रॉम द सेंटर टू द आउटसाइड। ये पूरा एक डेरिवेशन है स्फेरिकल शेल का, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने पूरा समझाया भी है। आपको यहाँ बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्राफ भी प्लॉट करना है। स्फेरिकल शेल का एक ग्राफ भी है जो ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस को प्लॉट करता है। ये पूरा डेरिवेशन मैंने करवा रखा है आउटसाइड वाला। ठीक है, यहाँ पूरा एक स्टेप एक्सप्लेन किया है और ये आपका ग्राफ है। ठीक,
एक्सप्लेन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। टू सेल्स E1 एंड E2 इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड, डिड्यूस द रेजिस्टेंस फॉर इक्विवेलेंट EMF, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये आपको देखिए डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इस डायग्राम पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाया है, फिर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव किया है। अब ये आपको दे रखा है I1 प्लस I2, ये ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ था, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको टोटल इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चे देखिए पहला जो सेल है उसका पोटेंशियल E1 माइनस I1 R1 हो जाएगा। I1 की वैल्यू ये हो गई, I2 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। दोनों जो करंट हैं वो एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों करंट देखिए यहाँ पर I1 और I2 को अगर जोड़ेंगे तो I के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने I1 I2 निकाल लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, I के बराबर आ गया। थोड़ा अरेंज कर लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए इधर रख दीजिए और इसको इधर रख दीजिए। ये जो वैल्यू है ये बेसिकली इसको हमने इससे कंपेयर किया है, V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर हमें इसको इससे कंपेयर करना है तो इसके अंदर ये जितनी वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो आपका E इक्विवेलेंट के बराबर है। इसके अंदर जितनी वैल्यू है वो R इक्विवेलेंट के बराबर है। तो यही आपका डेरिवेशन था। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पूछा है, किरचॉफ सेकंड लॉ पूछा है, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्सप्लेन करने को बोला है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस विद फेस एंगल ड्यू टू डिफ्लेक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सॉरी सेकेंडरी मैक्सिमा। अब जब भी हम सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका विड्थ ज़्यादा होता है, ठीक, और बाकी जो सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं उसका विड्थ कम होता जाता है, इसकी इंटेंसिटी भी ग्रेजुअली कम होती जाती है। तो इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ इट, ये ठीक है। ये आपका ग्राफ है, इसमें इंटेंसिटी का ग्राफ मैंने प्लॉट किया है। जो बीच का आपको दिख रहा है ये दिस इज अ सेंट्रल मैक्सिमा जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है, ठीक। तो ड्रॉ द ग्राफ तो हो गया। बी पार्ट दे रखा है, A ray PQ is incident normally on the face AB। normally का मतलब है कि सरफेस के परपेंडिकुलरली स्ट्राइक हुई। आपको एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दे रखा है। द प्रिज्म इज मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2/√3 दे रखा है। यू हैव टू ट्रेस द रे ऑफ द पाथ एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। और आपको निकालना है, एक तो इसका पाथ निकालना है और दूसरा आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है और एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, ठीक है। म्यू की वैल्यू 2√3 दे रखा है। तो चलिए अब हम इसके सोल्यूशन पर आते हैं बच्चों। तो अगर आपको म्यू की वैल्यू 2/√3 दे रखा है तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लीजिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि TIR होगा कि सिंपल रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर साइन C का फॉर्मूला हमको पता है 1/μ होता है। यहाँ पर देखिए वैल्यू म्यू की हमने पुट कर दी, C की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर उतना ही क्रिटिकल एंगल होगा तो जो रे है वो सरफेस के इंटरफेस के अलोंग ट्रैवल करती है। तो देखिए जो रे है ये देखिए इंटरफेस के अलोंग ट्रैवल कर रही है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दे रखा है 90 डिग्री, क्योंकि इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। और इस रिफ्रैक्शन एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जब भी हम बात करेंगे कि रे सरफेस के अलोंग ट्रैवल कर रही है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में एंगल ऑफ इमर्जेंस भी पूछा गया था। फिर तीसरा पार्ट में आपको पूछा गया था एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, एंगल I प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस डेल। एंगल I की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर क्योंकि सरफेस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है तो कोई भी लाइट अगर बिल्कुल नॉर्मली स्ट्राइक करता है तो नॉर्मल क्योंकि 90 डिग्री होता है, इंसिडेंट रे भी 90 डिग्री इंटरफेस के स्ट्राइक कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री, 60 डिग्री गिवन है और ये डेल्टा की वैल्यू आ गई।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ये प्रिज्म का क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये तो हो गया और पार्ट पे आइए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप नेक्स्ट पार्ट कर लीजिए। आपको बोला है कि डिफरेंस बताइए बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ओके, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पर यहाँ पर डिफरेंस हमने दे रखा है। ये The interference pattern has a number of equally spaced bright and dark bands। उसमें जो बैंड्स बन के आते हैं ना, ये इस तरीके से वो बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बराबर इंटेंसिटी में, ठीक है। जब भी हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, जब हम डिफ्लेक्शन पैटर्न की बात करते हैं तो आपने ऊपर देखा कि सेंट्रल ब्राइट का मैक्सिमम विड्थ होता है, बाकी जो होते हैं वो धीरे धीरे उनका विड्थ कम होता चला जाता है, ठीक है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, तो क्या हो जाता है, इंटेंसिटी उसका डिक्रीज होने लगता है। ओके, अब आप आ जाइए सेकेंड पार्ट पे। वी कैलकुलेट द इंटरफेरेंस पैटर्न बाय सुपरपोजिंग टू वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू नैरो स्लिट्स, ठीक है। दो नैरो स्लिट्स में जो लाइट निकलती है, जब हम उसको सुपर इम्पोज करते हैं तो जहां पर दो एक ही जैसे बैंड्स ऐड होते हैं वहां ब्राइटर फ्रिंज मिलता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां पर आपको डार्कर फ्रिंज मिलता है, ठीक है। पर डिफ्लेक्शन पैटर्न कब बनता है, जब when we it is obtained by the superposition of a continuously family of wave originating from each point on a single slit। मतलब एक ही स्लिट में हम एज्यूम करते हैं देयर आर नंबर ऑफ स्लिट्स, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्लिट्स। जब हम सारे उनका सुपरपोजिशन करते हैं तो उससे जो पैटर्न बनता है दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन पैटर्न। ओके, तो ये मैंने डिफरेंस यहाँ पर आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, उसी का बी पार्ट देखिए हमको दे रखा है। बी पार्ट में बच्चों हमको डायग्राम दे रखा है और मैं एक्सप्लेन किया है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी और इसका मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री दे रखा है। आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। ये ए बी है और रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। ओके, ठीक है, और तो कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। पहले हम उसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको खाली एक ही वैल्यू दे रखी थी, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक। अगर आपको अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाए तो हमको वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो डेल मिनिमम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है, देखिए रिलेशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। ये इस रिलेशन में ए की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, डेल मिनिमम पुट किया, म्यू की वैल्यू √2 आ गई, तो म्यू का फॉर्मूला C/V पुट करेंगे तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। उसके सेकेंड पार्ट में देखते हैं आपको क्या दे रखा है। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द फेस AC। अगर इमर्जेंट रे सरफेस के अलोंग ग्रेज करता है, जस्ट हमने अभी ऊपर वाला डेरिवेशन देखा था कि अगर इमर्जेंट रे सरफेस के अलोंग ट्रैवल करता है, ठीक है, इस तरीके से, ये आपका प्रिज्म है, अगर इस तरीके से लाइट ट्रैवल कर रही है कोई भी हो और फाइनल रे सरफेस के अलोंग ट्रैवल कर रही है, तो जो इमर्जेंट एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन में ग्रेजेस अलोंग द सरफेस देखें तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री पुट कर दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो इंटरफेयरिंग सरफेस बन रहे हैं, एक तो A बन रहा है, दूसरा B बन रहा है। अगर आपको एंगल E पता है तो B पॉइंट पर अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला B पर क्या हो जाएगा, sin I अपॉन sin R, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं इस वैल्यू को R2 लूं तो ये जो R2 है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा फॉर पॉइंट B। तो यहाँ पर मैं sin R2 और एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब रिफ्रैक्शन और इमर्जेंस बराबर हो जाएगा, मतलब sin 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है। अब एक चीज और, जब लाइट ट्रैवल कर रही है एट पॉइंट बी तो वो ग्लास से बाहर जा रही है एयर में। आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बेसिकली क्या है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, √2 आपको दे रखा है।
ये जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, वो ग्लास से ट्रैवल कर रहा है एयर, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल आपको याद होगा। वहां पर अगर हम मीडियम को जस्ट ऑपोजिट करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मीडियम को जस्ट उल्टा किया, a म्यू g की जगह g म्यू a किया, तो 1/√2 हो गया। तो सारी वैल्यू पता है, बस R2 नहीं पता, तो इससे हमको R2 मिल जाएगा, दैट इज 45 डिग्री। अगर हमको बच्चों R2 मिल गया तो इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये वैल्यू को हम R1 कहते हैं, और R1 और R2 को अगर जोड़ दिया जाए तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए A की वैल्यू 60 डिग्री आपको गिवन है, R1 की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी, दैट विल बी 15 डिग्री। अगर हमको R1 पता चल गया तो पॉइंट A पर फिर से स्नेल्स लॉ लगाइए। ओके, लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू द ग्लास, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज हमने I बोल दिया, ये I हो गया, अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, R1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे √2, I की वैल्यू हमको निकालनी है, और R1 15 डिग्री हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ से आप देख सकते हैं आपका आंसर आ रहा है 21.5 डिग्री। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, एक इंटरफेस पैटर्न पकड़ के फिर एक इंटरफेस सरफेस पकड़ के फिर सेकंड पर मूव करिएगा। सेक्शन ई पर आइए बच्चों। सेक्शन ई में एक पूरा पैराग्राफ आपको दे रखा है, किसके बारे में है, ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में है। अ नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड सच एज periscope, binoculars, microscopes and telescope, utilizing the reflecting and refracting properties of mirror, lenses and prisms. Most of them are in common use. A knowledge about the formation of images by the mirror and lenses is the basic requirement for understanding the working of these devices. Okay. पहला क्वेश्चन है, why the image formed at infinity is often considered most suitable for viewing. ओके, अगर कोई इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो हमारी आंखों पे बहुत सूदिंग इफेक्ट देती है। क्यों? क्योंकि सिलियरी मसल पर उसका इम्पैक्ट, मतलब सिलियरी मसल आपकी कम स्ट्रेन में रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहती है, इसी वजह से वो ज़्यादा सूटेबल होती है। ओके, सेकेंड पार्ट में आइए। इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप मल्टी कॉम्पोनेंट लेंसेज आर यूज्ड इन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ओके, मल्टी कॉम्पोनेंट लेंसेज दो होते हैं ना, माइक्रोस्कोप बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर दे रखा है, इट इज यूज टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, इमेज क्वालिटी को बढ़ाता है, इसीलिए मल्टी कॉम्पोनेंट लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, बाय मिनिमाइजिंग वेरियस ऑप्टिकल एब्रिएशंस इन द लेंसेज। ओके, ऑप्टिकल एब्रिएशंस माने जैसे इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द लेंस टू मेक क्लियर इमेज ऑन द रेटिना। ओके, अगर वह क्लियर इमेज नहीं फोकस कर पा रहा, नहीं बना पा रहा है तो उसको ऑप्टिकल एब्रिएशंस कहते हैं। कई टाइप के होते हैं, स्फेरिकल, क्रोमैटिक एंड सो ऑन। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए और बेटर इमेज की क्वालिटी देने के लिए मल्टी कॉम्पोनेंट लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दे रखा है आपको, राइट 2 points of difference between compound microscope and astronomical telescope. ओके, तो यहाँ पर पहला डिफरेंस दे रखा है, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व माइन्यूट, मतलब बहुत छोटे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, और टेलीस्कोप आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने में मदद करता है। बी में आइए, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो छोटा होता है और आई पीस बड़ा होता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम होगा और आईपीस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो टेलीस्कोप में जस्ट उल्टा है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है और आईपीस का फोकल लेंथ कम होता है। तो ये दो डिफरेंस मैंने इसमें दे रखे हैं। लास्ट आपको दे रखा है, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में एक तो इमेज ब्राइटर बनती है और मोर मैग्नीफाइड बनती है, तो ये दो एडवांटेजेस है। क्वेश्चन नंबर 35 में आइए,
एलईडी की केस स्टडी आपको दे रखी है। एलईडी आपको बोला एक हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है जो रिवर्स बायस कंडीशन में स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन देता है। व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस ड्यू टू recombination of holes and electrons, energy is released in the form of photons. In the case of silicon and germanium diode, the energy released in recombination lies in the infrared. अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड से बनाएंगे एलईडी तो वो इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन में नहीं लाई करेगा। LEDs that can emit red, yellow, orange and red are commercially available. The semiconductors used for the fabrication LED must have the band gap of 1.8 electron volt. The compound semiconductor gallium arsenide used for making LEDs of different colors. Okay. Why are LEDs made of compound semiconductor, not of elemental semiconductor? Okay. तो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि LED देखिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनता है। इसको मैं पहले रब कर देती हूँ, ठीक है, डिफरेंट पेन यूज करती हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, यहाँ पर देखिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर से एलईडी बनता है। वाई नॉट फ्रॉम एलिमेंटल? तो अगर मैं एलिमेंटल की बात करती हूँ बच्चों, तो देखिए यहाँ पर एलिमेंटल डायोड से अगर हम एलईडी बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, नॉट इन द विजिबल रीजन। इसीलिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। What should be the order of band gap of an if it is required to emit light in the visible region? तो ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर देखिए गैप ऑफ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, थर्ड पार्ट में आइए। अ स्टूडेंट कनेक्ट्स द ब्लू कलर एलईडी एज शोन इन द फिगर बट इट डज नॉट ग्लो, एक्सप्लेन व्हाई। यहाँ पर देखिए एलईडी है, एलईडी का जो पी टाइप है उसको इन्होंने नेगेटिव से जोड़ रखा है और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ रखा है। मतलब जो एलईडी है ये बेसिकली रिवर्स बायस्ड है। बट एलईडी लाइट कब एमिट करता है विजिबल रीजन में? जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में ये नहीं ग्लो करेगा क्योंकि कनेक्शन जो है वो रिवर्स बायस का है। ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ये आपका VI कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, ये फॉरवर्ड बायस के लिए है और ये आपका रिवर्स बायस के लिए। सो दिस इज इट, ये आपका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन था। अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक। और IQ क्लासेस की वेबसाइट पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन और भी नोट्स हर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, टिल देन बाय बाय।